that process is actually called as the resolution. So resolution is the process of splitting up a single vector into two different vectors, mostly which are perpendicular to each other. तो ऐसे दो वेक्टर्स में हमको एक वेक्टर को बांटना है जो परपेंडिकुलर हो, तो उसको बोलते हैं, अब देखो ग्राफ पेपर पे हम जाएंगे तो हमको और अच्छी तरह से समझ में आएगा. Okay, all of you can see the board. Okay, so basically what happens is, if suppose we have a vector like this, ये suppose हमारे पास एक वेक्टर है, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं suppose p बार. ओके, इसको हमने p बार बोल दिया, ठीक है. अभी हमको क्या करना है, इस वेक्टर को हमको रिजॉल्व करना है. रिजॉल्व मतलब we want to divide this vector, we want to express this vector as a sum of two different vectors. So if suppose we consider this as a x-axis, ये x-axis consider कर लो, और ये मान लो y-axis है, ठीक है. अभी इस वेक्टर को हमको रिजॉल्व करना है, मतलब हमको इसको एक्सप्रेस करना है एज अ सम ऑफ टू डिफरेंट वेक्टर्स, ठीक है, विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. मीन्स अगर सपोज इस वेक्टर को हम अगर रिजॉल्व करेंगे, देखो ठीक से अभी एक सिंपल सा काम हम करेंगे. रिजॉल्व करने के बाद जो कंपोनेंट्स इसके बनेंगे उनको थोड़ा अलग कलर देंगे, रेड कलर सपोज दे देंगे. चलो, तो अभी देखो इसमें होता ऐसा है कि ये वेक्टर को हमको ऐसा एक्सप्रेस करना है एज अ सम ऑफ टू वेक्टर्स. तो अभी देखो इसको अगर हमने ऐसा एक्सप्रेस किया, जिसमें से एक वेक्टर ऐसा हो, ठीक है, और दूसरा वेक्टर जो है वो ऐसा हो जाए, जो y एक्सिस के डायरेक्शन में हो. देखो ऐसे, अभी ये जो दो वेक्टर्स हमने यहाँ पे एक्सप्रेस किए हैं, इसमें से ये वाला जो वेक्टर है इसको बोलेंगे px बार. चलेगा, px bar because it is going to be the x component of this vector p bar, and this another vector will be denoted by py bar, okay, which is the y component of this p bar. Okay, now these two vectors px bar and py bar are such that if we draw the resultant of this px bar and py bar, तो अगर हम यहाँ पे रिजल्टेंट अगर ड्रॉ करेंगे ना px बार और py बार का, तो ये इस तरह से एक रेक्टेंगल हमको ड्रॉ करना पड़ेगा, और उस रेक्टेंगल का जो डायगोनल है, तो वो डायगोनल दूसरा कोई नहीं बल्कि p बार ही रहेगा. बिल्कुल. तो when we express this p bar as a sum of the two vectors, one is px bar and py bar, then the two vectors px bar and py bar are actually called as the components of this vector, which is p bar here. So we can say that px bar and py bar are the components of the vector p bar. तो ये दोनों जो है px bar and py bar जो है वो components है किसके, p bar के. बिल्कुल. तो this is called as the resolution of vectors. So the process of finding these components px and py means the process of finding the two vectors whose resultant will be the vector itself is actually called as the resolution of a vector. तो इसको बोलते हैं resolution of a vector. तो अभी हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि resolution of this vector p bar. तो vector p bar is resolved in two components, one is px bar and py bar, and so that we can write that this p bar is actually going to be equal to the sum of px bar and py bar. तो px bar और py bar इन दोनों का जो सम है वो रहता है p bar. तो इसलिए इस वेक्टर p bar को हम क्या बोलेंगे एक्चुअली,
तो पी बार को क्या बोल सकते हैं, तो इसको बोलने का रिजल्टेंट, क्या से this p bar is called as resultant, and both of these p bar, px bar and py bar, both of these are called as the components. Remember, the components of what, of p bar actually. And ये जो है, this process of finding the components is called as resolution. Remember, तो ये समझ में आया ठीक से, ये सिंपल सा कंसेप्ट है, ज्यादा कुछ चीज में इसमें डिफिकल्ट नहीं है। बट अभी देखो होता क्या है ना कि कई बार हमको क्या दिया है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमको ये कंपोनेंट कैसे निकालने हैं। अभी सपोज हमको पी बार दिया हुआ है, पी बार का मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है और उसका डायरेक्शन मतलब एंगल भी दिया हुआ है। सपोज ये एंगल जो है इस एक्स एक्सिस के साथ उसका बना हुआ, वो अगर दिया हुआ है थीटा, ठीक है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि पी बार को रिजोल्व करने के बाद ये जो वेक्टर्स हमको मिलने वाले हैं पी एक्स बार और पी वाई बार, वो हम कैसे ढूंढ के निकालेंगे। तो उसके लिए हमको कॉस थीटा और साइन थीटा का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो इस ट्रायंगल के अंदर अगर देखो ठीक से, तो ये समझो O है और ये पॉइंट अगर सपोज A है और ये पॉइंट अगर सपोज M है और ये पॉइंट को हमने बोल दिया सपोज N, ठीक है। तो देखो ठीक से, अगर ये सब नाम हमने दे दिए तो इस ट्रायंगल के अंदर हम बोल सकते हैं कॉस थीटा का डेफिनेशन क्या होगा और साइन थीटा का डेफिनेशन क्या होगा। हम जानते हैं cos थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, करेक्ट है। तो ये एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस ये बन जाएगा cos थीटा का वैल्यू। बट यहाँ पे एडजेसेंट कौन है, तो वो तो px है, इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे px अपॉन p itself is going to be actually cos theta, and sin theta can be written to be equal to the opposite side. Here opposite side stands for py only, because if we lift this vector, ये वेक्टर को अगर हम लिफ्ट करेंगे और यहाँ पे अगर रख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सेम ही रहने वाले हैं। तो इसलिए ये भी, इसको भी हम पी वाई बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड में। तो इसलिए अगर इसको पी वाई बोल दिया तो वो तो अपोजिट साइड हो गया। तो इसलिए अपोजिट साइड विच इज गोइंग टू बी पी वाई एंड दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय पी हियर विल बी द साइन थीटा। But if we take this p in this side and multiply it here, then we get this as px is equal to p into cos theta, correct है। And at the same time py can also be written to be equal to py is equal to p into sin theta। तो देखो ठीक से यहाँ पे कि हम देख सकते हैं आराम से कि ये जो px and py, ये दोनों को हमने निकाल दिया और ये we have found out this px and py as well using this तो p and theta। तो अगर हमको p पता है और थीटा पता है तो आराम से हम इन ये दोनों कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं बिल्कुल। जैसे एज एन अनदर एग्जांपल, ठीक है ना, दूसरा एक एग्जांपल देखो ठीक से कि अगर मान लो हमारे पास एक वेक्टर है, सपोज ये एक वेक्टर है, ये सपोज एक्स एक्सिस है और ये मान लो वाई एक्सिस है, ठीक है, और एक वेक्टर हमारे पास है सपोज इस तरफ, हाँ अभी इस डायरेक्शन में है वो वेक्टर, ओके। ये वेक्टर है जिसको हमने बोल दिया सपोज आर बार, ओके, आर बार, एंड सपोज इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस अगेन हियर। नाउ हाउ विल यू रिजॉल्व दिस वेक्टर इन टू कंपोनेंट्स। तो इस वेक्टर को हम कैसे रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट्स में। तो अभी देखो ठीक से, इसको जब हम रिजॉल्व करेंगे तो उसमें का एक कंपोनेंट जो है वो बनेगा इस तरफ, ये देखो ये बन रहा है एक कंपोनेंट उसका, इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, करेक्ट है। दिस इज गोइंग टू बी द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वी कैन डिनोट इट बाय rx bar, okay। And at the same time the another component which is going to be actually vertical, तो वर्टिकल कंपोनेंट जो बनेगा इसका तो वो हम इस तरफ ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, ये देखो this will be called as its vertical component which will be denoted by ry bar, and rx bar and ry bar can be found out again in the same formula by using the same formula, that is rx, देखो ठीक से rx is actually going to be equal to r cos theta, correct है, r into cos theta, and at the same time ry is actually going to be equal to r into sin theta, बिल्कुल। तो इस तरह से ये हम एक वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं जिनका सम ये खुद ही बनेगा। तो अगर हमने पैराग्राम ड्रॉ किया तो उस पैराग्राम का डायगोनल जो है वो खुद आर बार ही रहेगा, बिल्कुल।
तभी तो हम इस आर एक्स बार को और आर वाई बार को क्या बोल सकते हैं, components बोल सकते हैं. And Rx happens to be actually R into cos theta and Ry actually happens to be R into sin theta. So remember, Rx and Ry always happens to be R cos theta and R sin theta. तो एक कंपोनेंट हमको cos theta से मल्टीप्लाई करके मिलता है और दूसरा कंपोनेंट जो है वो sin theta से मल्टीप्लाई करने के बाद मिल जाता है. अच्छा, अभी सेम डायग्राम इमेजिन करो. ये सपोज हमारा सेम डायग्राम है और same situation है and we want to resolve a vector suppose, but now in this case it is in this direction. अब ये डायरेक्शन में है वो, और अगर मान लो कि इस वेक्टर का जो बना हुआ एंगल है वो y बार के y एक्सिस के साथ दिया हुआ है. ये एंगल अगर दिया हुआ है अल्फा और ये वेक्टर जो है वो वेक्टर दिया हुआ है a बार. ओके, तो वेक्टर इज a बार एंड एंगल इज अल्फा. नाउ how will you find out which one component is a cos alpha and which component is going to be a sin alpha? तो कैसे हम ढूंढ के निकालेंगे? तो उसके लिए रूल ये कहता है, देखो ठीक से, कि अगर ये दोनों कंपोनेंट्स है, ये वेक्टर है, तो इसको जब हम रिजॉल्व करेंगे ना, तो इसका एक कंपोनेंट जो है वो इस तरफ आएगा, y एक्सिस के डायरेक्शन में आएगा. ये देखो ये बन गया y एक्सिस के डायरेक्शन में. उसके लिए हमको क्या करना होता है, we have to draw a perpendicular from this vector to the y axis here, and also we have to draw the perpendicular from this vector endpoints of this vector to the x axis as well, and then the two vectors obtained here will be called as the components of this vector. तो ये जो दोनों वेक्टर्स हमको मिल रहे हैं इसको हम बोल पाएंगे ay बार. ओके, ay बार, और इसको हम बोल सकेंगे ax बार. ओके, बट अभी इस केस में देखो ठीक से कि ए वाई बार और ए एक्स बार, इन दोनों में से कौन सा ए कॉस अल्फा है और कौन सा ए साइन अल्फा है. तो अभी हम देख सकते हैं आराम से कि ये जो है ए वाई बार जो है, मतलब ए वाई का जो मैग्नीट्यूड है वो रहने वाला है ए इंटू कॉस अल्फा, करेक्ट है. और दूसरा ए एक्स जो रहने वाला है ए एक्स, तो वो बनेगा एक्चुअली ए साइन अल्फा. जबकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आर एक्स वॉज आर कॉस थीटा एंड आर वाई वॉज आर साइन थीटा. तो यहाँ पे अलग था और यहाँ पे अलग है. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो एंगल बना हुआ है वो एंगल y एक्सिस के साथ बना हुआ है, जबकि यहाँ पे ये जो एंगल बना हुआ था तो वो एंगल एक्चुअली x एक्सिस के साथ बना हुआ था. तो वी शुड बी एबल टू फाइंड आउट द टू कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन. ओरली हमको ये कंपोनेंट्स निकालने आने चाहिए. देखो और एक हम एग्जांपल प्रैक्टिस करेंगे. इफ सपोज यू आर गिवन विद द वेक्टर सपोज दिस वे, ये एक वेक्टर तुमको दिया हुआ है, इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे? दो कंपोनेंट्स में इसका एक कंपोनेंट इस तरफ और एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, करेक्ट है. अभी इस तरफ अगर ये एंगल अगर हमको दिया हुआ है, ये एंगल सपोज है बीटा, और जो वेक्टर है तो वेक्टर का जो नाम है वो नाम है सपोज एस बार. एस बार, ओके. तो अभी सोचो ये वेक्टर का नाम एस बार है और उसका जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना हुआ है वो बीटा है. ओके, तो अभी इसमें देखो ये जो कंपोनेंट होता है जो बीटा का एडजेसेंट होता है, एडजेसेंट, तो वो कंपोनेंट हमेशा कॉस से मल्टीप्लाई करके मिलता है, कॉस बीटा से. तो इसलिए इसको हम बोल सकते हैं एस इंटू कॉस बीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट है दूसरा वाला, तो उसको हम बोल सकते हैं एस इंटू साइन बीटा. बस इतना सिंपल है. देखो अगर सपोज एक्स एक्सिस फिर से वाई एक्सिस हमारे पास है, ठीक है, और अगर मान लो कि एक वेक्टर इस तरफ है, देखो अब ये वेक्टर है सपोज, ठीक है, और इस वेक्टर को हमको अगर सपोज रिजॉल्व करना है, so here this vector is to be resolved into two components. तो इसको हमने बोल दिया सपोज f bar. Okay, this is or the vector f bar, and we want to resolve it in two components, but this is theta here in this case. Okay, ये जो एंगल है ये सपोज थीटा है. Okay, and if now we will resolve this, तो अभी इसको जब हम रिजॉल्व करेंगे तो दो जो वेक्टर्स हमको मिलेंगे, दो कंपोनेंट्स जो हमको मिलेंगे, उसमें से एक कंपोनेंट रहेगा जरूर अलोंग y एक्सिस, बिल्कुल,
और दूसरा जो कंपोनेंट है वो रहेगा अलोंग एक्स एक्सिस, नो डाउट दिस कंपोनेंट इज गोइंग टू बी अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, अच्छा, कैन यू सी दैट दिस एक्स कंपोनेंट इज स्मॉलर देन वाई कंपोनेंट, जस्ट बिकॉज इनका जब हम ट्रायंगल पैराग्राम ड्रॉ करेंगे तो इसका रिजल्टेंट एफ बार खुद आना चाहिए, वो कंडीशन है। यहाँ से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और यहाँ से जब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना, तो वो सीधा जाके वहां पे मिलना चाहिए, उस पॉइंट पे जाके मिलना चाहिए, तब जाके हम उसको रिजल्टेंट बोल सकते हैं। इसलिए अच्छा, चलो ठीक है, ये छोटा बड़ा तो हो गया, लेकिन ये कंपोनेंट जो है वो कितना है? कैन यू एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ एफ एंड थीटा हियर? Just because it is an adjacent component, we can say that it's going to be equal to f cos theta, no doubt. And this another one which is non-adjacent, okay, it is going to be equal to f sin theta actually. अच्छा देखो, अगर सपोज यही सिचुएशन रहता था, अगर सेम सिचुएशन है, मान लो ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बिल्कुल सेम, और जो वेक्टर है वो भी हमने सेम लिया है, ठीक है, इसको हमने एफ बार बोल के रखा है, ठीक है। लेकिन अभी इस केस में एंगल जो है वो ये थीटा नहीं है, बल्कि अगर हमने मान लिया कि ये एंगल अगर थीटा है, suppose this angle is going to be theta. Now tell me how will be the resolution? तो रिजोल्व करने के बाद जो दो कंपोनेंट्स हमको मिलते थे, तो वो कैसे मिलते थे? नो डाउट, एक कंपोनेंट जिसका इस तरफ आना था एक्स एक्सिस के अलोंग, बिल्कुल, और दूसरा कंपोनेंट जो है वो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जाना था, बिल्कुल, तो वो तो फिक्स्ड है, नो डाउट। लेकिन इनको ये कैसे मिलेंगे हमको? अगर इसको हमने एफ बार बोल के रखा है, ये एफ बार है हमारा, ठीक है, और ये भी हमको चाहिए और ये भी हमको चाहिए, ये वाला जो कंपोनेंट है ऊपर वाला एक्स वाला कंपोनेंट और वाई वाला कंपोनेंट दोनों हमको चाहिए, कैसे निकालेंगे? अभी इस केस में क्या होता था कि ये जो एक्स वाला कंपोनेंट है वो एक्चुअली एफ कॉस थीटा बनना था, देखो ठीक से, दिस वुड बी एफ कॉस थीटा एंड दिस वुड बी एक्चुअली एफ साइन थीटा। फर्क समझ में आया दोनों के बीच में क्या फर्क पड़ गया? अब यहाँ पे जब थीटा इधर था तो इसलिए ये एफ कॉस थीटा और ये एफ साइन थीटा बन रहा था, लेकिन जबकि यहाँ पे थीटा इधर है, एक्स एक्सिस के साथ में बना हुआ है, तो इसलिए ये एफ कॉस थीटा बन गया और ये एफ साइन थीटा बन गया, देखो ठीक से। तो इसका मतलब सीधी बात ये है कि जो एडजेसेंट वाला कंपोनेंट होता है वो हमेशा एफ कॉस थीटा करके मिलता है, और नॉन एडजेसेंट वाला कंपोनेंट हमेशा एफ साइन थीटा करके मिलता है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो समझने जैसी है। चलो ठीक है, अभी इसके बेस पे हम एक क्वेश्चन करके देखेंगे, देखो ठीक से। क्वेश्चन ऐसा है कि सपोज मान लो कि एक वेक्टर है, देखो ये एक्स एक्सिस है और सपोज ये वाई एक्सिस है, और मान लो कि ये एक वेक्टर है, ये देखो ये वेक्टर दिया हुआ है जो कि इस वाई एक्सिस के साथ इधर 30 डिग्री का एंगल कर रहा है, नो डाउट दिस एंगल इज गोइंग टू बी 30 डिग्री। ओके, so now we'll see how can we resolve this. Okay, if you want to resolve this vector in the two components, then there will be two components of this vector, तो दो components रहेंगे इस vector को, बिल्कुल, इसमें से एक component जो है वो जरूर y axis पे along रहेगा, ये हो गया उसका y component, करेक्ट है? ओके, एंड x axis के along जो उसका component रहेगा वो तो ऑब्वियसली x डायरेक्शन में रहेगा, बिल्कुल, चलो ठीक है, बट कितने रहेंगे वो? अगर ये जो वेक्टर है उसका खुद का मैग्नीट्यूड है मान लो 10, ओके, 10 मैग्नीट्यूड का वो वेक्टर है, ठीक है, एंड वी वांट टू रिजॉल्व इट इन टू कंपोनेंट्स, one of which must be along x axis and other one must be along y axis. तो how can we find them out? So ये जो कंपोनेंट है y axis वाला वो बन जाएगा एक्चुअली 10 into cos 30, रिमेंबर 10 cos 30, समझा कैसे? और दूसरा वाला जो कंपोनेंट है इधर एक्स एक्सिस वाला, तो वो बनेगा एक्चुअली 10 into sin 30, नो डाउट। तो देखो ठीक से, साइन कहाँ पे आ गया और कॉस कहाँ पे आ गया? क्यों? क्योंकि ये जो एडजेसेंट कंपोनेंट होता है 30 का, जो एडजेसेंट कंपोनेंट होता है वो हमेशा कॉस से मल्टीप्लाई करके मिलता है, याद रखो ठीक से, और जो नॉन एडजेसेंट होता है वो हमेशा साइन से मल्टीप्लाई करके मिलता है, बिल्कुल। और अभी अगर सपोज हमको ये निकालने हैं तो 10 cos 30 कितना बनता है वो, तो हमको पता है ऑलरेडी 10
एज इट इज इंटू cos 30 का वैल्यू कितना होता है, तो होता है √3/2। तो वो अगर हमने डाल दिया यहाँ पे तो ये बन जाएगा सिंपली 5 इंटू, चलो ठीक है 10 इंटू, यहाँ पे आ जाएगा √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732 एंड दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय 2, so that we get this as 17.32 and that is to be divided by 2 which is going to be actually 8.66, that's it। तो इसका जो लेंथ है, ये जो वेक्टर है इसका लेंथ कितना रहने वाला है 8.66 रहने वाला है, नो डाउट। और ये दूसरा वाला जो कंपोनेंट है उसका अगर हमको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो कितना मिलेगा, देखो 10 is multiplied with sin 30, how much it is, half। sin 30 is, we know that it is half 1/2 and hence it becomes 5 simply। तो ये जो लेंथ है वो 5 रहने वाला है। देखो कहाँ 10 और कहाँ 5, तो ये क्यों हो गया, क्योंकि वो कंपोनेंट है उसका x कंपोनेंट है और वो sin थीटा से मल्टीप्लाई करके हमको मिलता है और sin थीटा का वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है। और इसलिए 10 को अगर हम हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको आराम से ये 5 मिल जाएगा। तो ये दो कंपोनेंट्स कौन से हो गए इसके, 10 के दो कंपोनेंट्स कौन से है, तो एक तो ये है 8.66 और दूसरा है 5 सिंपली। तो ये दो कंपोनेंट हमने निकाल दिए। तो इस तरह से कंपोनेंट निकालने के लिए हमको पूछा जा सकता है, नो डाउट। चलो ठीक है, और एक क्वेश्चन करके देखेंगे। We will have to resolve the vector into components। Okay, just okay, just read this question। See, one of the rectangular component of a velocity of 25 km per hour is 15 km per hour। Find the other component। क्या करना है हमको, देखो ठीक से, सपोज वेलोसिटी इज गोइंग टू बी इन दिस डायरेक्शन, ये सपोज इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, इसको हम बोल देंगे v बार। ओके, अभी मान लो कि इसका x एक्सिस इस तरफ है और मान लो कि y एक्सिस जो है वो इस तरफ है, ठीक है। अभी सोचो अगर ये वेलोसिटी है और इस वेलोसिटी को अगर हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है, ठीक है चलो। Okay, so this velocity is to be resolved into components। So one of these components will be along x-axis and the other one will be along y-axis। So suppose we resolve this velocity into components, one of which is along this x-axis। तो ये समझो x-axis के along component हो गया, इसको हम बोल के रखेंगे vx, चलेगा, ये बन गया हमारा vx बार, ठीक है। और दूसरा कंपोनेंट उसका बनेगा इस तरफ जो y-axis के along, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं vy। ओके, दिस इज गोइंग टू बी एक्चुअली vy। ओके, अभी देखो ये vx है और ये vy है और ये v है, और हमको ये थीटा जो है वो दिया ही नहीं है, याद रखो ठीक से, थीटा इज नॉट गिवन हियर but simply it is given that the rectangular one of the rectangular component of velocity of 25 km per hour। मतलब क्या है यहाँ पे, v का जो मैग्नीट्यूड है वो 25 है, ओके, और एट द सेम टाइम उसका जो कंपोनेंट है इज 15 किलोमीटर पर आवर। मतलब क्या, उसका जो कंपोनेंट है उसका वैल्यू दिया हुआ है 15। तो लेट अस टेक इट एज vx। ओके, vx ले लेंगे उसको, क्योंकि एनी वन ऑफ द कंपोनेंट दिया है ना उन्होंने, वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोला है, कौन सा बोला है वो ऐसा कुछ बोला नहीं उन्होंने, तो इसलिए फिर यहाँ पे vx कैन बी टेकन एज 15 बाय डिफॉल्ट। चलो ठीक है, ये 15 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। अभी हम क्या बोल सकते हैं, देखो vx हमको मिल गया, vy मिल गया,
सॉरी v हमारे पास है और vx भी हमारे पास है, बट वी वांट टू फाइंड आउट vy just because they are saying that find out the another component, करेक्ट है? देखो find other component we want to find out, तो उसके लिए हम क्या करेंगे देखो, तो सिंपल सा हमारे पास फॉर्मूला जो है तो वो है कि vx और vy के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, vx is always equal to v into cos थीटा, करेक्ट है? ये हमारे पास है। तो अभी इसमें से अगर हम यूज करेंगे तो vx कितना दिया हुआ है, तो vx है 15, वो डाल देंगे यहाँ पे, और v कितना दिया हुआ है 25, वो भी डाल देंगे यहाँ पे। तो vx is equal to v into cos theta gives 15 equal to 25 into cos theta, which gives us the value of cos theta here. How much it is? Cos theta happens to be simply 15 upon 25. अब देखो 15 upon 25 तो आराम से किया जा सकता है, just reduce it and get it as 15. Okay, 5 3s are and 5 5s are, correct है? So we can get it cos theta that is going to be equal to 3 by 5, correct है? चलो ठीक है, 3 by 5 cos theta तो हमको मिल गया, but what we want here is we want vy, करेक्ट है? vy हमको चाहिए, और vy का फॉर्मूला क्या है बताओ मेरे को, तो vy का फॉर्मूला है v sin थीटा, करेक्ट है? देखो ठीक से, vy कैन बी रिटन टू बी इक्वल टू v into sin थीटा, जैसे vx इज इक्वल टू v cos थीटा होता है, तो वैसे ही vy इक्वल टू क्या होता है, v sin थीटा होता है, लेकिन उसके लिए हमको sin थीटा तो चाहिए ना, तो sin थीटा कहाँ से निकालेंगे, तो sin थीटा निकालने के लिए हम एक सिंपल सा इक्वेशन यूज कर सकते हैं, वी नो दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस, और sin स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, दिस इज द बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक रिजल्ट, ठीक है ना? बेसिक रिजल्ट है ट्रिगोनोमेट्री के अंदर का, जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं आराम से, और बोल सकते हैं कि sin स्क्वायर थीटा कैन बी फाउंड आउट बिकॉज वी ऑलरेडी नो द cos थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन टू बी इक्वल टू 1 minus cos square theta, where cos theta is going to be 3 by 5, right? So if you put this value of 3 by 5 here, then we can get simply to be equal to उसका square, तो इसका मतलब ये बनेगा 1 minus 9 by 25, and then we can just simplify this further and get this as 25 minus 9 divided by 25, which is going to be sin square theta actually, which is going to be देखो 16 upon 25. So this is going to be sin square theta actually, but sin theta if we want to find out, then we will have to take the square root on both sides. तो अगर हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया तो हमको ये मिल जाएगा 4 upon 5 सिंपली, तो ये हमको मिल रहा है, दिस इज गोइंग टू बी 4 upon 5. सो sin थीटा हमको मिल गया, देखो ठीक से, इधर cos थीटा भी हमको मिला था, तो cos थीटा को यूज करके हमने sin थीटा निकाल लिया. Once we get this cos theta as well as sin theta, what is the next job is, the next thing is to use this formula here, that is vy is equal to v into sin theta. Okay, तो ये अगर यूज करेंगे यहाँ पे तो हमको ये मिल जाएगा vy is equal to v into sin theta, so that here vy actually becomes equal to v into sin theta. v मतलब कितना है, ये देखो v is going to be 25, right? So if we replace it by that here, then we get is 25 multiplied by sin theta. Sin theta का रेडीमेड वैल्यू हमारे पास है देखो 4 by 5, and if we use it here, then we can simply get it as 4 upon 5, and that is going to be 5 ones are 5 5s are, so that we get vy is equal to 20 kilometer per hour. That's it. So here it is going to be the second component, another component, which is going to be the answer. Okay, तो ये हम समझ सकते हैं आराम से. So just take the screenshot of this if you want.
Okay, so let us move to the next question. Okay, just read this. Okay, see here. uh, 11 तो चलो, the number of the question का number है वो, forget about that. Okay, a body of mass 10 kilogram is placed on a smooth inclined plane making an angle of 30 degree with the horizontal. Find the component of force of gravity trying to move the body down the inclined plane. Okay, तो देखो सपोज एक इंक्लाइन प्लेन है, ये सपोज हॉरिजॉन्टल है और ये इंक्लाइन प्लेन है जो कि 30 डिग्री एंगल कर रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ. ओके, और अगर मान लो कि यहाँ पे एक 10 किलोग्राम का मास है, ठीक है, दिस इज सपोज द मास ऑफ 10 किलोग्राम which is kept here, and it is okay. Find the component of force of gravity. Okay, how much will be the force of gravity acting on this mass? Obviously it will be in the downward direction, and how much it will be? We know that it is mg only. ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इक्वल टू कितना होता है? mg के बराबर होता है. ठीक है, उसको हम बोल देंगे f. ओके, तो f का वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं आराम से. हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ f हियर? We can find it out by using this formula m into g, where m stands for the mass of the body, which is given to be 10 kilograms. See it here, and that is to be multiplied by gravity. What is the value of gravity? It is 9.8. Okay, 9.8. So if we use it here, then we get this as 9.8, or just take it as 10 only. Approximately you can take it as 10. Okay, so what is the force becomes here is gravitational force becomes actually 100 Newton. Okay, this becomes the force of gravity acting on this body. Okay, now we want to resolve this force in two components, and one of these components is going to be along x-axis and the other one is going to be along y-axis. So let us resolve this force in two components. तो ये जो है अभी हमारा x एक्सिस और y एक्सिस जो है वो अभी इस केस में ये जो है 30 डिग्री के हिसाब से होगा, तो इसलिए इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट हम उसका फाइंड करेंगे. ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट जो उसका है ये इस डायरेक्शन में हमको निकालना पड़ेगा. बिल्कुल, ये हो गया उसका. अभी इसको अगर हमने f बोल के रखा है तो ये इनमें से एक जो है वो f cos थीटा बनेगा जरूर, और दूसरा जो है वो f sin थीटा बनेगा. बिल्कुल, लेकिन अभी जबकि ये एंगल 30 है तो उसके इसकी वजह से क्या होगा देखो ठीक से, तो ये एंगल 30 होने की वजह से यहाँ पे हमको मिलेगा कि ये जो एंगल है ये भी 30 बन जाएगा. चेक करो क्यों. देखो उसका रीजन ये है कि इस
Okay, so here we can see clearly that the these two components actually, इसको अगर हमने f बोल के रखा है तो फिर ये वाला जो कंपोनेंट है उसका वो बनेगा एक्चुअली f cos 30, समझा क्यों? और दूसरा वाला जो कंपोनेंट है वो नॉन एडजेसेंट होने के कारण वो बन जाएगा सिंपली f इंटू साइन 30। बिल्कुल। तो अब ये दोनों कंपोनेंट्स निकालना कौन सी बड़ी बात है, तो हम लोग वो तो निकाल सकते हैं आराम से। वी कैन से दैट द टू कंपोनेंट्स, फर्स्ट कंपोनेंट कैन बी फाउंड आउट टू बी f cos 30। चलो ठीक है, f cos थीटा लिखेंगे पहले, जिसमें f का वैल्यू डाल देंगे। देखो f का वैल्यू है 100 एंड 100 मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ 30, where cos 30 we know that it is going to be root 3 by 2, करेक्ट है? तो ये बन गया root 3 by 2 and then we can get it as 100 multiplied by root 3 by 2, मतलब ही 1.732 and that is to be divided by 2, so that we get this as 17.32 divided by 2, which is going to be 86.6, no doubt, Newton. Okay, and at the same time we can say this second component which is f sin theta here. तो f sin theta वाला जो component है दूसरा वाला, तो वो भी हमको मिल जाएगा आराम से, क्योंकि f के बदले 100 और थीटा के बदले 30 डालने से हमको मिल जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं sin 30 is going to be half, so we can get this as 100 का आधा, मतलब ही 50 न्यूटन, that's all. So this becomes the formula for finally the component. तो ये दोनों components जो है वो हमको मिल गए इस तरह से, no doubt. अच्छा, अभी कभी कभी क्या करना पड़ता है पता है क्या, कि components दिए जाते हैं और using the components we will have to find out the main vector, मतलब उल्टा प्रोसेस। अभी तो देखो, सपोज कि हमें आपको कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, ये सपोज एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और मान लो कि ये वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर है सपोज। अब इस वेक्टर के जो नाम है वो सपोज है सपोज आर, ठीक है, आर बार इज द नेम ऑफ दिस वेक्टर एंड एंगल मेड बाय दिस वेक्टर इज एक्चुअली गोइंग टू बी थीटा सपोज। ओके, और यहाँ पे इसके जो कंपोनेंट्स है तो वो कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो दिया हुआ है आर एक्स, ओके, और उसका जो y कंपोनेंट है तो वो दिया हुआ है आर वाई, ओके। तो आर एक्स एंड आर वाई, बोथ ऑफ दीज आर ऑलरेडी गिवन, okay, and using this rx and ry we want to find out r here and as well as theta also। तो थीटा भी हमको निकालना है और r भी हमको निकालना है। तो देखो, जैसा कि हम जानते हैं कि rx का जो वैल्यू है वो एक्चुअली r इंटू कॉस थीटा के बराबर हुआ करता है, राइट? और ry का जो वैल्यू है वो एक्चुअली r इंटू साइन थीटा के बराबर हुआ करता है, ठीक है। इसको ले लेते इक्वेशन नंबर 1 और इसको लिख देते इक्वेशन नंबर 2, चलेगा? अभी ये दो इक्वेशंस का अगर हम देखेंगे ठीक से, तो स्क्वायरिंग अगर करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग अगर करेंगे तो देखो क्या होगा। इफ यू जस्ट स्क्वायर एंड एड दिस इक्वेशंस, तो क्या होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आर एक्स का स्क्वायर प्लस ये इसका भी स्क्वायर करना है हमको, तो वो बन जाएगा सिंपली आर वाई का स्क्वायर, करेक्ट है? एंड इस तरफ फिर ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर करके हमको ऐड करना पड़ेगा। तो लेट अस डू दैट एंड गेट दिस एज r cos थीटा और उसका होल स्क्वायर प्लस r sin थीटा का होल स्क्वायर, करेक्ट है? ठीक है, अभी इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, तो हमको मिलेगा rx का स्क्वायर प्लस ry का स्क्वायर जो बन रहा है r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, देखो ठीक से r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस हियर इट इज गोइंग टू बी r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, करेक्ट है? सो दिस इज r square sin square theta, okay, and now if we take this r square common from this side, तो यहाँ से अगर हम r square common निकाल पाते हैं तो हमको मिलेगा rx square plus ry square
is going to be equal to r square common, and we are left with cos square theta plus sin square theta in the bracket. And as we know that this cos square theta plus sin square theta is actually going to be 1, and hence we can write that rx square plus ry square is actually going to be equal to r square. And if we revert this, then we can write this as r is equal to rx square plus ry square, so that we can find out r to be equal to. तो अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया हमने तो हमको मिलेगा r is equal to root of rx square plus ry square. Check. So this is going to be actually the formula for finding the r in terms of the components. तो अगर components दिए हैं तो हमको r मिल जाएगा इस फॉर्मूला से, और वही यहाँ पे अगर हम दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं, अगर इन दोनों इक्वेशंस का अगर रेशियो ले लेते हैं, just take the ratio of these two equations and get this as taking ratio. तो रेशियो लेने से देखो क्या होगा, तो हमको मिलेगा ry अपॉन rx. उल्टा रेशियो लेना है, ry ऊपर रखना है, मतलब ये इक्वेशन नंबर 2 जो है वो ऊपर रखना है और 1 जो है वो नीचे रखना है. तो ry अपॉन rx मिलेगा इधर, और इस तरफ क्या मिलेगा r sin थीटा अपॉन r cos थीटा. करेक्ट है. And if we cancel out this r from both sides, then we get this sin theta upon cos theta, which is going to be tan theta. Correct? So we can get that tan theta is actually going to be equal to ry upon rx, and this is going to be the formula for finding this tan theta. Once we get tan theta, we can get theta also. तो जैसे हमको tan theta मिलता है, theta भी मिल जाएगा आराम से. Theta can be written to be equal to tan inverse of, so tan inverse of ry upon rx. Remember. So this is going to be the value of theta as well. So using rx and ry, we can find out r here, and using rx and ry, we can find out theta also from here. So take the screenshot of this also, so that we can do the sums based on this. Okay. As an example, if suppose we are given with two vectors, means a single vector, suppose its magnitude is unknown, we don't know the magnitude of that vector, take it as q bar, we don't know that. And suppose that this vector has the two components, x component and y component. So suppose the x component of this vector, which is denoted by qx, is given to be suppose 8 root 2. Okay, 8 root 2. And suppose that the y component of this vector, देखो ठीक से, ये जो इसका है x component रहने वाला है, और उसका जो y component है रहेगा, तो वो अगर suppose है 8 root 2 again. Okay, qy उसको हम बोल सकते हैं, qy is given to be 8 root 2. तो देखो qx is also going to be 8 root 2 and qy is also going to be 8 root 2. We want to find out q, and at the same time we want to find out theta also. How we can do that? तो उसके लिए रेडीमेड फॉर्मूला हमारे पास जो है, तो जैसा अभी हमने प्रूव किया कि देखो r के लिए क्या फॉर्मूला बनाया था हमने, रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर. राइट है. तो सेम वही हम अगर q के लिए बनाते हैं तो हमको क्या मिलेगा, तो वो मिलेगा q इज इक्वल टू रूट ऑफ क्यू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू वाई स्क्वायर. करेक्ट है. तो क्यू एक्स और क्यू वाई दोनों हमको पता है ऑलरेडी, तो उसको यूज करके अगर हम q निकालने के लिए ट्राई करते हैं तो हमको मिलता है qx जो कि 8 रूट 2 है, तो उसका स्क्वायर प्लस qy जो कि फिर से 8 रूट 2 है और उसका भी स्क्वायर. तो दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, q जो मिलेगा रूट ऑफ, अच्छा देखो अभी 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और रूट 2 का स्क्वायर होता है 2, तो इसलिए 64 2 जा 128.
So here it is 128 plus, here it is again 128. So that 128 plus 128 comes out to be actually 256, and square root of 256 we know it is equal to 16. तो Q मिल गया एक तरफ, और दूसरी तरफ थीटा भी मिल सकता है, क्योंकि थीटा के लिए हमारे पास फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ, अब यहाँ पे क्या आएगा QY upon QX, and actually this formula is constructed using the same technique which we have just seen now. अच्छा अभी देखो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये जो देखा ना फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ आर वाई अपॉन आर एक्स, करेक्ट है, यही फॉर्मूला हमने यूज किया क्यू के लिए, और इसमें से हमको मिलेगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ क्यू वाई अपॉन क्यू एक्स, करेक्ट है. सो वी कैन से दैट थीटा इज एक्चुअली गोइंग टू बी tan इनवर्स ऑफ क्यू एक्स क्यू वाई अपॉन क्यू एक्स. तो क्यू वाई कितना है यहाँ पे, ये देखो 8√2 है, और क्यू वाई कितना है वो भी 8√2 है, तो इसलिए फिर यहाँ पे क्यू वाई के बदले आएगा 8√2 डिवाइडेड बाय क्यू एक्स के बदले वापस 8√2, जिसकी वजह से यहाँ पे कैंसिल होके tan इनवर्स ऑफ 1 आएगा. तो थीटा इज गोइंग टू बी एक्चुअली tan इनवर्स ऑफ 1, and this tan inverse of 1 means the angle whose tan is 1, and we know that tan 45 is equal to 1 होता है. तो tan 45 equal to 1 है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, 45 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 1, करेक्ट है. तो tan इनवर्स ऑफ 1 मतलब क्या, 45, बिल्कुल. तो ये जो है 45 डिग्री, ये बन गया एंगल, देखो ठीक से. तो Q भी हमको मिल गया, Q का वैल्यू मिल गया 16, और एट द सेम टाइम हमको ये जो है थीटा का भी वैल्यू मिल गया, दैट इज गोइंग टू बी 45 डिग्री. दैट्स इट. सो वी हैव फाउंड इट आउट. समझे ठीक से. So here we have found out the angle as well as the resultant vector whose they are magnitude of. तो ये magnitude जिसके है वो वेक्टर भी हमने निकाल लिए, ठीक है. So this is all about the resolution of vectors. Resolution of vectors के ऊपर और एक फॉर्मूला हम करेंगे, और एक छोटा सा कंसेप्ट हम स्टडी करेंगे कल के लेक्चर में, ठीक है. तो अभी फिलहाल हम ये लेक्चर फिर एंड करते हैं. थैंक यू ऑल ऑफ यू. अच्छा अगर किसी को कुछ डाउट है या पूछना है तो पूछ सकते हो आराम से. ओके चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय.